एक पुरानी सी मिट्टी की हवेली के आंगन में दादाजी और उसका नाती लोग चारपाई पर बैठे थे। दादाजी, आज हमें कोई डरावनी कहानी सुनाओ, ऐसी जो सच में घटी हो। बेटा, रात बहुत हो गई है, अब जाओ सो जाओ, सुबह उठकर तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। नहीं दादाजी, अभी सुनाओ ना, फिर हम लोग कहानी सुनकर ही सोने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सुनो, मैं तुम्हें अपने बचपन में घटी एक सच्ची घटना सुनाता हूं। लेकिन पहले बता दूं, तुम लोग तैयार हो ना? जी दादाजी, हम पूरी तरह तैयार हैं। तो सुनो बच्चों। उस रात अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ बस सन्नाटा फैला था। मैं अपने बचपन के दोस्त पिंकू के साथ हमारे तीसरे दोस्त चंपक लाल के घर जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी, गांव के सारे घरों के दरवाजे बंद थे और चारों तरफ बस हवा की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। हम चलते चलते गांव की आखिरी चौपाल तक पहुंचे। वहां से दो रास्ते निकलते थे, एक लंबा जो बिल्कुल सुरक्षित था और दूसरा छोटा रास्ता जो घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। पिंकू, रात बहुत हो चुकी है, आओ इस छोटे वाले रास्ते से चलते हैं, सीधा चंपक लाल के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं यार, ये रास्ता घने जंगल से होकर जाता है, मुझे अंधेरे जंगल में बहुत डर लगता है। अरे यार पिंकू, मेरे रहते तू डरता क्यों है? मैं हूं ना, चल, कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए मैंने पिंकू का हाथ पकड़ा और हम दोनों उस अंधेरे सुनसान रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे हम जंगल के भीतर जाते गए, अंधेरा और घना होता चला गया। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी, कहीं उल्लू की आवाज, कहीं झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। सुन, ये कैसी आवाज इन्हें? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे पिंकू, ये सब तेरे मन का वहम है। जंगल में हमेशा ऐसी आवाजें आती रहती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने उसे समझाया और आगे बढ़ने का इशारा किया। अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका चला, इतनी ठंडी कि हमारे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। ये कैसी ठंडी हवा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो। मैं भी अंदर से थोड़ा डर गया, लेकिन बाहर से हिम्मत दिखाते हुए बोला, पिंकू, बस थोड़ा ही और चलना है, चंपक लाल का घर पास ही है। हम जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़े, अचानक हमारे सामने एक विशाल पीपल का पेड़ आ गया। उस पेड़ की टहनियां चारों तरफ फैली हुई थीं, जैसे किसी दैत्य के हाथ हों। चारों ओर अजीब सी बदबू और असहज करने वाली नमी फैली हुई थी। मुझे यह पेड़ अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं, प्लीज। पिंकू, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमारे गांव के लोग कहते हैं ना कि इस पेड़ के पास मत रुकना, बस चलते रहना। तो चलो चुपचाप इसे पार करते हैं। हम दोनों धीरे धीरे पेड़ के पास से गुजरने लगे। तभी अचानक पेड़ की टहनियों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने सुना? ये किसकी आवाज थी? हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा? अचानक पेड़ हिलना शुरू करता है। अचानक पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उस पर चढ़कर झूल रहा हो। हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने भागने के लिए कदम बढ़ाए, तभी एक औरत की तेज और डरावनी चीख गूंजी, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस हवा का एक तेज झोंका और झाड़ियों की हलचल। पिंकू, भाग, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। हम दोनों जितनी तेज दौड़ सकते थे, दौड़ते हुए उस पेड़ से दूर निकलने लगे। हम दोनों तेजी से दौड़ते जा रहे थे, कांटों से पैर कट रहे थे, कपड़े फट गए थे, लेकिन उस समय बस एक ही ख्याल था, किसी तरह चंपक लाल के घर तक पहुंचना। पीछे से वो अजीब फुसफुसाहट और कभी कभी डरावनी हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। बाबू रुको, हमें भी ले चलो,
बाबू। आखिरकार हम हांफते हुए चंपकलाल के घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। चंपक, दरवाजा खोल, जल्दी। अंदर से चंपकलाल भागते हुए आया और दरवाजा खोला। तुम दोनों इस हालत में क्यों हो? चेहरे पर खून, कपड़े फटे हुए, आखिर हुआ क्या है? पिंकू सब बताता है। चंपक, रास्ते में उस बड़े पीपल के पेड़ के पास वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। हाँ, और अचानक पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने पकड़ लिया हो। फिर हमें किसी औरत की चीख सुनाई दी, पर वहां कोई था ही नहीं। हमारी बातें सुनकर चंपकलाल के पिताजी आंगन में आ गए। बेटा, अच्छा हुआ कि तुम दोनों सही सलामत यहां पहुंच गए। कहा, क्यों चाचा जी, उस पेड़ में ऐसा क्या है? पिताजी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताना शुरू किया। उस पीपल के पेड़ के नीचे सालों पहले एक भयानक घटना हुई थी। उस जमाने में एक औरत आयशा अपने पति के साथ यही रास्ता पार कर रही थी। बहुत धूप थी। थककर उसका पति उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसका पति वहीं पर मौत का शिकार हो गया। अपने पति को मरा हुआ देखकर आयशा का दिमाग संतुलन खो बैठा और उसी पेड़ के नीचे उसने आत्महत्या कर ली। तब से उस पेड़ के नीचे उनकी आत्माएं भटक रही हैं। लोग कहते हैं कि वो औरत आज भी राहगीरों को आवाज लगाती है ताकि कोई उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन जो उसकी आवाज सुन लेता है वो कभी कभी वापस घर नहीं लौट पाता। तो आज रात हम जो आवाजें सुन रहे थे वो उसी औरत की आत्मा थी। हाँ बेटा, वही आयशा की आत्मा थी। बेटा, रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग अभी बाहर नहीं निकलना। सुबह होने पर ही अपने घर चले जाना। अभी यहीं पर आराम कर लो। ठीक है चाचा जी, हम आज यहीं रुकते हैं। हाँ, अब उस रास्ते पर रात को कदम भी नहीं रखेंगे। दादाजी, फिर क्या हुआ? बेटा, उस रात अगर हम वहां कुछ मिनट और रुक जाते तो शायद हम आज तुम्हारे सामने जिंदा ना होते, क्योंकि चंपकलाल के पिताजी ने बाद में बताया था कि उस पीपल के पेड़ के नीचे रहने वाली आत्मा अपने आसपास आने वाले इंसान को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। दादाजी, अब हम कभी उस जंगल के पास भी नहीं जाएंगे। हाँ दादाजी, सच में बहुत डरावनी कहानी थी। अब चलो बच्चों, रात हो गई है, तुम लोग सो जाओ। कल सुबह उठकर ही कुछ और कहानी सुनाऊंगा।